नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरजी एग्जाम पर स्वागत है। कहते हैं जीतने के लिए जिद जरूरी है, जीतने के लिए जिद जरूरी है और उसी जिद को पाने के लिए मेहनत जरूरी है, उसी जिद के पीछे मेहनत जरूरी है। आपकी इसी मेहनत में हमारी टीम आपका साथ दे रही है, साथ निभा रही है और इसी साथ की कड़ी में मैं आज आपके सामने हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर खड़ा हूं जिसका नाम संधि। संधि के सबसे पहले अगर हम बात करें संधि में शाब्दिक अर्थ की, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, या हम कह सकते हैं योग, या हम कह सकते हैं जोड़। संधि में स्वयं में अगर संधि की बात करें तो संधि खुद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, समधन धी, समधन धी। और समधन धी से कौन सा शब्द बना हमारा? संधि। कई बार सीधे तौर पर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संधि में कौन सी संधि है, तो याद रखिएगा आप लोग व्यंजन संधि। अब संधि की परिभाषा की बात करते हैं हम लोग। जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है, पता है कि दो वर्णों का मेल संधि कहलाता है। दो वर्णों का जो मेल होगा उसे हम संधि कह सकते हैं। कभी कभी वर्णों की जगह सीधे तौर पर आपसे पूछ लिया जाता है कि दो जो ध्वनियां होगी उनका मेल क्या कहलाएगा। दो ध्वनियों का जो मेल होगा उसे भी संधि कहा जाता है। अब जब संधि कभी भी की जाती है तो उदाहरण के तौर पर हम देखो समझने का प्रयास करते हैं बेटा। सबसे पहला हमारा उदाहरण हिमधन आलिए, हिमधन आलिए। संधि में हमेशा दो शब्द होंगे और उन दो शब्दों में, जैसे पहला उदाहरण है हमारे सामने, पहला शब्द है हिम और दूसरा शब्द है हमारे सामने आली। जो हिम जो शब्द है उसका अंतिम जो वर्ण है उसमें और द्वितीय जो हमारा शब्द है उसका जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन उत्पन्न होगा, उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे मैं बात करूं, इस मैं में ए मिला हुआ है और सामने आलिए का क्या आ गया? आ गया। तो इससे ए और आ, इन दोनों में जो योग होगा, इन दो वर्णों में जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे ए के सामने आ गया तो इसमें क्या बन जाएगा? इसका वापिस आ बन जाएगा। संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। तो हिमधन आलिए क्या बन गया? हिमालय। हिमधन आलिए क्या बन गया? हिमालय। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए हमारे सामने, महाधन इंद्र। महा का आ और उसके सामने क्या लिखा है? ई। तो आ के सामने जब ई आता है तब ए बनता है महाधन इंद्र, क्या हो गया? महेंद्र। इसमें भी स्वर संधि, इसमें भी स्वर संधि। तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग कि जगत धन नाथ। तय के सामने न आने के कारण तय का क्या रूप परिवर्तित हो जाएगा? न में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। जगत धन नाथ क्या बन गया? जगन्नाथ बन गया। नाम की बात करें, संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। चौथा उदाहरण देखिए, समधन कर। मैं के सामने क आने के कारण मैं इस क का पंचम जो वर्ण है उसमें भी परिवर्तित हो जाता है, या हम इसे अनुस्वार के रूप में भी लिख सकते हैं। समधन कर क्या बन गया? शंकर। और संधि का नाम पूछे अगर आपसे तो व्यंजन संधि। उसके बाद में अगला उदाहरण देखिए, नी धन धन।
नी के सामने विसर्ग है, आशी के सामने विसर्ग है, तो हम कह सकते हैं जहां विसर्ग है तो वहां जो संधि होगी वो भी विसर्ग संधि होगी। तो नी के सामने जो विसर्ग है और आगे धन लिखा है, तो इसमें अगर मैं संधि करूं आपके सामने तो क्या हो गया, नी धन धन, क्या हो गया, निर्धन। उसी प्रकार आशीधनवाद का क्या बन गया, आशीर्वाद। और दोनों में अगर संधि के नाम की बात करूं तो संधि कौन सी इनमें, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। अब बात करें हम संधि के प्रकारों की, संधि के भेद की या प्रकार की, तो मुख्यतः संधि के कितने प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार माने गए हैं। सबसे पहला कौन सा प्रकार, स्वर संधि, दूसरा हमारा कौन सा, व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा हमारा, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, संधि के मुख्यतः 3 प्रकार। सबसे पहले जो हमारी संधि है वह है स्वर संधि। सबसे पहले अगर हम बात करें संधि की, कौन सी संधि है, स्वर संधि है। स्वर संधि को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा में जो स्वरों की संख्या मानी गई है वह 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है, स्वर कितने हिंदी में, 11 होते हैं। कौन कौन से, ए, उसके सामने आ, उसके बाद में ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे 11 स्वर माने गए हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि स्वर के साथ अगर स्वर का मेल हो, स्वर के साथ में अगर स्वर का मेल हो, तो मेल होने पर जो विकार होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, उससे हम स्वर संधि कह सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर स्वर है 2 शब्द, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे हमारा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण, तो पहले शब्द में अंतिम वर्ण में स्वर होगा और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में भी स्वर हो, तो स्वर के साथ स्वर होगा, तो जो परिवर्तन होगा वो भी किसमें होगा, स्वर के अंतर्गत होगा। वो यही हमारी कौन सी संधि है, स्वर संधि है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, महत्वपूर्ण उदाहरण। जैसे सबसे पहला उदाहरण दिया है कि एक धन एक, क में क्या मिला, ए, और सामने क्या आ गया, ए स्वर है और ए भी क्या है, स्वर है। ए भी स्वर और ए भी क्या है, स्वर है। तो दोनों में स्वर के सामने स्वर आया तो जो परिवर्तन होगा वो भी स्वर में होगा। ए के सामने ए आता है, ए के सामने जब ए आता है अब क्या बनता है, ए बनता है। और इस ए को जब मात्रा रूप में लिखा जाता है तब इस प्रकार 2 मात्राएं किसी भी वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। तो हम इसे किस प्रकार कहेंगे, एक धन एक, क्या बन गया, एक एक। दूसरा उदाहरण देखिए हमारा, रमाधन ईस, रमाधन ईस, आग के सामने ई आ गया, आग के सामने ई आ गया, और आग के सामने जब ई आ गया तो इसमें किस प्रकार परिवर्तन होगा, ए बनेगा और ए को एक मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो इसका संधि कीजिए, रमाधन ईस क्या हो गया, रमेश, रमाधन ईश क्या बन गया, रमेश बन गया। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण, देवधन आलिए, वह में क्या है, ए और सामने क्या है, आ, ए के सामने आ गया तो इसका जो दीर्घ रूप बनेगा वो आ बनेगा, और हमारे पास में जो संधि होगी दोनों में, देवधन आलिए क्या बनेगा, देवालिए बनेगा। आगे देखते हैं हम स्वर संधि को वापस से अगर आपसे पूछा जाए कितने भागों में बांटा गया तो 5 भागों में बांटा गया है। यहां एक चीज आपके लिए ध्यान देने योग्य है कि केवल संधि पूछे आपसे कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे 3 भेद। पहला कौन सा, स्वर संधि, दूसरा कौन सा, व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा, हमारी विसर्ग संधि। ये 3 उसके भाग होते हैं, 3 उसके महत्वपूर्ण भेद माने गए हैं। लेकिन स्वर संधि के वापिस अगर आपसे भेद पूछिए, प्रकार पूछिए, तो कितने भेद, 5 ही इसके भेद माने गए हैं। सबसे पहला कौन सा, दीर्घ संधि, पहला कौन सा, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, और चौथा यण संधि, और 5वां जो इसका प्रकार है वह है अयादी संधि। याद कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि के जो 5 प्रकार है इनको कई बार पेपर में लिख दिया जाता है। जैसे दीर्घ संधि का नाम कई बार लिख सकते हैं, दीर्घ स्वर संधि,
क्योंकि जो हमारी दीर्घ स्वर संधि है, जो दीर्घ संधि है, वो किसका भाग है? स्वर संधि का ही भाग है। अब स्वर संधि के 5 प्रकारों में सबसे पहले जो संधि है वह है दीर्घ संधि, जिसे हम दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। इसकी परिभाषा देखिए कि ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाता है और वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। पहले ह्रस्व और दीर्घ स्वर को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। यहां मैंने आपको बताया था कि स्वर की अगर बात करें हिंदी में तो 11 स्वर माने गए हैं और कुछ ऐसे स्वर होते हैं जो ह्रस्व रूप में और उनका दीर्घ रूप में उनको लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं ए, उसके बाद में ई, उसके बाद में ऊ और उसके बाद में री। इन 4 स्वरों को हम हिंदी भाषा में स्वर को जब 2 भागों में मुख्यतः बांटा जाता है, ह्रस्व और दीर्घ रूप में, तो मैं कह सकता हूं कि ए, ई, ऊ और री ये हमारे ह्रस्व स्वर है। ए का आ है वो दीर्घ रूप है, ई का ई है वो दीर्घ रूप है और ऊ का ऊ है वह दीर्घ रूप माना गया है। तो अब हम देखते हैं यहां पर हमारी दीर्घ जो संधि है इसमें ह्रस्व दीर्घ के सामने अगर बाद में वापस उसी समान के ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाते हैं तो वहां पर दीर्घ स्वर इसका रूप बन जाता है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए यहां पर मैंने एक सूत्र टाइप लिख दिया है। जैसे अगर ए या आ दे रखा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और सामने दूसरे हमारे शब्द का जो पहला वर्ण ए या आ है, तो इन दोनों में जो परिवर्तन होकर जो बनेगा वह क्या बनेगा? आ। इसी प्रकार दूसरा देखिए हमारे पास में ई और ई के सामने अगर ई या ई आ जाता है, इसे परिभाषा के अनुसार बोले कि ह्रस्व ई के सामने दीर्घ ई आ जाता है या दीर्घ ई के सामने ह्रस्व ई आ जाता है, तो हमारा जो परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने के बाद क्या बनेगा? ई दीर्घ रूप बनेगा। ऊ या ऊ के सामने ऊ या ऊ हो तो क्या बनेगा? ऊ बनेगा। दीर्घ स्वर संधि में 3 आपको चीजें याद रखनी है, आ, ई और ऊ। अब इनके उदाहरण देखते हैं विभिन्न उदाहरण के अनुसार। जैसे सबसे पहला उदाहरण हमारा रामधन अनुज। रामधन अनुज मैं की बात कीजिए, मैं में क्या मिला है? ए और सामने क्या आ गया? ए। और ए के सामने जब ए आ जाए, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए के सामने क्या आ जाए? अगर ए आ जाए तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आ। तो दोनों का मेल करके क्या बना दूं मैं? आ बना दूं। और तो संधि क्या हो जाएगी रामधन अनुज की? रामानुज। रामधन अनुज का क्या बन गया? रामानुज शब्द बन गया। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए हमारा बहुत ही अच्छा उदाहरण विद्याधन आलय। विद्या क्या मिला उसमें? आ और सामने भी क्या आ गया? आ। आ के सामने अगर आ हो तो क्या हो गया? आ बनेगा। दोनों में आ मिला के अगर मैं लिखूं तो विद्याधन आलय का क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय। तीसरा उदाहरण देखिए कपिधन ईश। कपिधन ईश यहां क्या है? ई है, ह्रस्व ई, सामने क्या है? दीर्घ ई और दोनों का जो विकार परिवर्तन होकर क्या बनेगा? ई बनेगा। तो यहां देखिए छोटी ई और बड़ी ई को अगर मैं मिला के लिखूं, संधि का योग करके बनाए लिखे तो बड़ी ई बनेगा। तो कपिधन ईश का क्या बन जाएगा? कपीश। क्या बन गया? कपीश बन गया। चौथा उदाहरण देखिए अभिधन इष्ट। छोटा ई और छोटा ई कौन सा रूप? बड़ा ई बनेगा, दीर्घ रूप बनेगा और संधि हो जाएगी हमारे अभिधन इष्ट का अभिष्ट। कौन सा संधि शब्द? अभिष्ट बन गया। पांचवा उदाहरण देखिए सुधन उक्ति। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों मिलकर क्या बनेंगे? बड़ा ऊ। तो सुधन उक्ति क्या बन गया? सुक्ति। इसी प्रकार छठा उदाहरण देखिए गुरुधन उपदेश। ध्यान रखिएगा गुरु शब्द में जो ऊ की मात्रा लगती है वो छोटे ऊ की मात्रा लगती है। यहां छोटा ऊ है और यहां छोटा ऊ है, दोनों मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे और बड़े ऊ को इस प्रकार लिखा जाता है गुरुधन उपदेश का क्या बन गया? गुरुपदेश। गुरुधन उपदेश का क्या हो गया? गुरु उपदेश। बहुत ही महत्वपूर्ण आपके सामने उदाहरण है। आगे हम संधि की चर्चा में देखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा प्रकार गुण स्वर संधि है। अब गुण स्वर संधि में 3 चीजें आपको याद रखनी है। परिभाषा रखिए, चाहे फॉर्मूला की तरफ आप उसको याद रखिए कि ए और आ अगर आपके सामने दे रखा है और सामने ई और ई आ जाए,
ए या आ हो और सामने ई या ई आ जाए तो इसका क्या रूप बन जाएगा? ए। और इसी प्रकार ए या आ हो, सामने ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बन जाएगा? ओ। ए या आ हो और सामने अगर री हो तो क्या बन जाएगा? अर। तीन चीजें, ए और अर। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। ए की मात्रा कैसे लिखी जाती है? एक के रूप में। औ की मात्रा कैसे लिखी जाती है? इस प्रकार लिखी जाती है। और अर को हम उसमें मिलाकर देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे। जैसे इसके उदाहरणों की बात करें हम लोग, बहुत अच्छे उदाहरण आपके सामने। गज धन इंद्र, सबसे पहला उदाहरण गज धन इंद्र। जय में क्या है? ए। सामने क्या आ गया? ई। ए के सामने जब ई हो, अभी हमने पढ़ा था कि ए के सामने ई हो क्या बन जाएगा? ए। ए की मात्रा कितनी? एक। कितनी मात्रा? एक मात्रा। तो देखिए गज धन इंद्र, ग, ये मैंने जय लिख दिया, इन दोनों का एस में से निकलकर ये दोनों मात्रा बन गई ए। गज धन इंद्र क्या बन गया? गजेंद्र। दूसरा उदाहरण देखिए, नर धन ईस, वही ए के सामने ई क्या बन जाएगा? ए। क्या हो गया? नरेश। नर धन ईश, नरेश। तीसरा उदाहरण देखिए, बहुत ही अच्छा उदाहरण, पर धन उपकार। यहां इस रह के अंतर्गत इसको थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत तरीके से बता देता हूं। जैसे ये प, उसके बाद में रे के अंदर मैंने स्वर को अलग कर दिया तो क्या बन गया? हमारा ए बन गया। सामने हमारा क्या लिखा है? उपकार। कौन सी कार? उपकार। यहां देखिए ध्यान से आप लोग, यहां प के बाद में जो रे था, इस रे से मैंने ए को अलग कर दिया और सामने ऊ है। अब जो संधि होगी हमारी इस ए और ऊ के बीच में होगी। ए के सामने जब ऊ आ जाए, एक के सामने जब ऊ आ जाए, अरे एक के सामने ऊ आ जाए, क्या बन गया? ओ। क्या बन गया? ओ। तो देखिए ए और को मिला के मैंने क्या बना दिया? ओ बना दिया। और ओ को किस रूप में लिखा जाता है? इस प्रकार मात्रा के रूप में लिखा जाता है। तो इसे जोड़िए, देखिए प का प, र का रे, ए और ओ को मिला के क्या बना दिया मैंने? ओ बना दिया। ये मैंने ओ लिख दिया और पीछे क्या लिख दिया? प का रे। बस मिला दीजिए, हमारी संधि हो जाएगी। प का प, र में ओ की मात्रा मिलगी रो, पैकार है। तो पर धन उपकार क्या शब्द बन गया हमारे सामने? परोपकार। कौन सा शब्द बन गया? परोपकार बन गया। उसी प्रकार चौथा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, यथाधन उचित। यहां आ है और ऊ है, ए या आ के सामने ऊ या ऊ हो तो औ बनता है। तो इसी प्रकार ये हो गया यथाधन उचित का क्या बन जाएगा? यथोचित। यथाधन उचित का यथोचित हो गया। देवधन ऋषि और महाधन ऋषि, ये दो उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनको एक बार यहां से आप देखिए, मैं इनको आपको समझाने के लिए यहां देखिए, इनको बहुत अच्छे उदाहरण है। पहला देवधन ऋषि और दूसरा हमारे उदाहरण कौन सा है? महाधन ऋषि। इनको समझने का प्रयास कीजिए। वह और री, वह में क्या मिला है? ए और सामने क्या आ गया? री आ गया। ए के सामने री हो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए के सामने अगर ई हो, ए के सामने अगर री हो तो क्या बन जाएगा? अर। याद रखना क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। कौन सी संधि में? गुण स्वरी संधि में। अब देख लेते हैं देवधन ऋषि, ए और री, इन दोनों को मिलाकर संधि कौन सी हो रही है? अर बन रहा है गुण स्वर संधि के अंदर। वापिस इनको जोड़िए, देखो देखा दे और ये वह, इसमें से मैंने ए को अलग किया था संधि के लिए। ए और ये री दोनों मिलकर, ए और इसका जो री था, ये दोनों मिलकर अर बन गए। मैंने ये लिख दिया अर, और पीछे ही, यही है हमारे सामने। अब इनको मिला लेते हैं। देखो देखा दे, वह के अंदर ए स्वर मिल गया तो हलंत हट गया, बन गया वह। ये रे जो हमारा हलंत युक्त है, अर्थात इसमें स्वर नहीं है, तो कहां लग जाएगा? सी के ऊपर। तो देवधन ऋषि देवर्षि, देवधन ऋषि देवर्षि। इसी प्रकार महाधन ऋषि, आ के सामने क्या आ गया? री आ गया। आ और री का मिलकर क्या बन गया? अर बनेगा। और अगर इनको हम संधि के साथ में लिखते हैं तो क्या बन जाएगा? महर्षि। क्या बन जाएगा? महर्षि बन जाएगा। आप लोगों के लिए एक मैं सवाल यहां लिख देता हूं। सप्तधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, इसका आप लोग मुझे संधि शब्द बनाकर मुझे कमेंट कीजिएगा।
और अब आगे हम लोग देखते हैं और संधि में हमारी तीसरी जो स्वर संधि का जो भाग है, तीसरी जो स्वर संधि है वह है वृद्धि स्वर संधि। कौन सी? वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि में आपको मुख्यतः दो नियमों की जानकारी होनी चाहिए। अगर ए या आ देर का हो, सामने अगर ए या आई आ जाए तो इसी का दीर्घ रूप बनेगा, अर्थात आई बनेगा। और ए या आ देर का हो, सामने ओ या औ आ जाता है तो इसी का जो दीर्घ रूप है वह क्या बनेगा बेटा? औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। देख लेते हैं मात्रा रूप, आप लोग जानते हैं इनका, दो मात्राएं और दो मात्राएं, इस प्रकार ये लिखना है आपको। ठीक है, विभिन्न उदाहरण से चर्चा करेंगे। सदाधन एव, सदाधने एव, दा आ के सामने ए, आ के सामने ए, क्या बन गया? आई। दो मात्राएं, कुछ नहीं है इस आ को हटा के। सदाधन एव क्या बन गया? सदैव। स्वधन ए छीक, वह और ए हम कह सकते हैं वह में ए मिला है, ए धन ए धन ए क्या बन गया? आई बन गया। तो क्या हो जाएगा? स्वधन ए छिका स्वैच्छिक, स्वधन ए छिका स्वैच्छिक हो गया। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, महाधन औचित्य, आ और ओ, आ और औ क्या बन गया? औ हो गया। तो महाधन औचित्य क्या बन गया? महोचित्य, महाधन औचित्य महोचित्य। और चौथा उदाहरण हमारे बहुत ही अच्छा सा, पुत्र धन ऐशन, त्रय, त्रय में क्या मिला है? ए, और सामने क्या आ गया? ए क्या बन गया? ए। पुत्र धन ऐशन का क्या हो गया? पुत्रेषणा, पुत्र धन ऐशन का पुत्र ऐशन। आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का चौथा प्रकार, यण स्वर संधि। यण स्वरी संधि, यण स्वर संधि में देखते हैं अगर ई और ई देर का है और सामने आ जाए असमान स्वर। असमान स्वर को अन्य स्वर भी कहा जाता है, अन्य स्वर भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ई और ई के सामने वापिस ई और ई नहीं होना चाहिए, ई और ई के सामने वापिस ई और ई नहीं होना चाहिए। ई और ई को छोड़कर कोई दूसरे अगर स्वर आता है तो इस ई और ई की जगह हमारा क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा। इसी प्रकार ऊ या ऊ के सामने अगर असमान स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए तो ऊ और ऊ वह में परिवर्तित हो जाएगा। उसी प्रकार री देर का हो, सामने असमान स्वर देर का हो तो री किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। तो आपको याद होना चाहिए यण संधि यह व र। अब इनके कुछ विभिन्न उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, विभिन्न प्रकार के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण अधिधन अक्ष, अधिधन अक्ष। इसमें क्या मिला है? ई और सामने क्या आ गया? ए। ई के सामने ए है, ई के सामने असमान स्वर है, ई के सामने अन्य स्वर है तो ई और ए मिलकर क्या बन जाएंगे? यह बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? यह बन जाएंगे। एक बार इसका देख लेते हैं हम लोग वापिस विश्लेषण। ए, उसके बाद में ध के साथ में क्या मिला था? ई, और ई के सामने क्या है? अक्ष। संधि हो रही है ई और ए के बीच में, ई और ए मिलकर क्या बन रहे हैं? यह बन रहे। बाकी के जितने भी जो वर्ण है उनको जोड़कर शब्द बना दीजिए, संधि कर दीजिए। ए मैंने लिख दिया, द को आधा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीछे हमारा आ गया, जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? अध्यक्ष, अधिधनाक्ष अध्यक्ष। संधि कौन सी? यण स्वर संधि। दूसरा उदाहरण हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, परिधन आप्त। इसमें ई और ई के सामने क्या आ गया? आ, तो क्या बन गया? या। किस प्रकार? परिधन आप्त क्या बन गया? पर्याप्त। तीसरा उदाहरण सुधन आगत, सुधने आगत। बहुत ही अच्छा सा उदाहरण, सुधन आगत। ऊ है, ऊ के सामने आ गया, ऊ है, ऊ के सामने आ गया। अभी पढ़ा था हम लोगों ने, ऊ है, ऊ के सामने अन्य स्वर आ जाता है तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए, ऊ के सामने आ गया तो इसका बन गया वह, और वह में आके मात्रा मिल गई तो क्या बन गया? वाह। पीछे क्या बच गया? आधा श। आधा स्वर का मतलब इसमें स्वर नहीं है, मात्रा नहीं है, पीछे क्या बचा? गत। तो सुधन आगत कौन सा शब्द बना हमारा? संधि में संधि युक्त कौन सा शब्द हुआ? स्वागत। उसी प्रकार देखिए अनुधन ऐशन, ऊ के सामने ए है, ऊ के सामने ए है, ऊ की मात्रा व में, व की मात्रा में किस कौन सी मात्रा? एक की मात्रा लग जाएगी तो कौन सा शब्द बनेगा? अन्वेषण। अनुधन ऐशन अन्वेषण।
दो महत्वपूर्ण उदाहरण जिनसे बार बार विभिन्न परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इनको हम एक बार और देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। देखिए, पितृधन आज्ञा और मातृधन इच्छा। पितृधन आज्ञा और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा था? मातृधन इच्छा। बहुत अच्छा प्रकार से उदाहरण देखिए, इसको ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। मात्रा कौन सी इसमें? री की, और री के सामने क्या आ गया? आ गया। इधर भी देखिए कौन सी मात्रा है? री की, और री के सामने क्या आ गया? आ। री के सामने असमान स्वर आए, री के सामने अगर असमान स्वर आए तो री किस में बदलेगा? र में। किस में बदलेगा? र में बदलेगा। तो देख लेते हैं हम यहां पर, री और आ मिलकर क्या बन गया हमारे सामने? रा बन गया। पीछे देखो क्या बच गया? पी, त, और सामने क्या है हमारा? रे, उसके बाद में क्या हमारा? आ और गया। ये हमारा, अब देख लीजिए, तय और रे का जहां आगमन होता है वहां हिंदी भाषा में संयुक्त जो एक अक्षर बनता है, वर्ण बनता है, त्र बनता है। तो इसे कैसे लिखेंगे? त्र के अंदर मैंने आ की मात्रा लगाएगी, पीछे ज्ञा लिखा, तो क्या हो गया? पित्राज्ञा। पितृधन आ गया, पित्राज्ञा। इसी प्रकार बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है मातृधन इच्छा। मां मेरे सामने यहां लिखा हुआ है, तय और र को मैंने मिला के क्या बना गया? त्र हो गया। त्र पे मैंने ई की मात्रा लगा दी और पीछे सारा जो वर्ण है वो लिख दिया, तो मातृधन इच्छा क्या बन गया? मातृ इच्छा। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। संधि का नाम याद रखना है, यानी स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं और हमारी स्वर संधि का जो पांचवा भाग है वह है अयादी स्वर संधि। कौन सी संधि? अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि के नियम में देखें तो चार आपको मुख्य रूप से याद करने हैं। अगर ए दीर्घ का हो और सामने असमान स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, अब वो इस ए का क्या बनेगा? ऐ। के साथ बात देखिए, अगर ऐ दीर्घ का हो और असमान स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा? आ। तीसरा नियम देखिए, औ दीर्घ का उसके सामने असमान या अन्य स्वर आ जाता है तो बन जाएगा औ। चौथा देखिए, औ दीर्घ का है और असमान स्वर का अगर आगमन होता है तो क्या बन जाएगा? औ। अयादी संधि अय, आय, औ, आव। और अब इसके उदाहरण देखते हैं हम लोग। सबसे पहला महत्वपूर्ण उदाहरण है ने धन अन। ने धन अन। न के अंदर मात्रा किसकी? ए की, सामने क्या है? अन। इस ए और ए को, इस ए और ए को अभी हमने पढ़ा था, एक के सामने असमान स्वर आता तो क्या हो जाएगा? आई। इन दोनों को मिला के मैं क्या बना देता हूं? आई। पीछे के सामने क्या बच गया? केवल न, जिसमें हमने ए को अलग कर दिया तो इसमें स्वर नहीं है, इसमें मात्रा नहीं है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगाया और सामने हमने क्या लिख दिया? पीछे न। देखो अब न के न में जब ए मिल गया तो क्या बन गया? न, ये और न, तो ने धन अन क्या हो गया? नयन। दूसरा देखिए, गे धन अक। ये गए के सामने ए, उसके सामने अक, एक के सामने ए आया, क्या बन गया? हमने पढ़ा था आय, सामने क्या है? गए, पीछे क्या है? क। ग में आ को मिला दिया तो क्या बन गया? गा, पीछे लगा दिया यक, तो गए धन अक क्या बन गया? गायक। गे धन अक क्या बन गया? गायक। तीसरा महत्वपूर्ण उदाहरण देखिए, पौ धन अन। प के साथ में ओ के बाद में अन, आ और अन, आ और अन, औ के सामने असमान स्वर क्या बन गया? औ। क्या बन गया? औ बन जाता है। तो यहां दोनों को मिला के मैंने क्या बना दिया? औ। पीछे हमारा प, पीछे हमारा न, प में एक ही मात्रा मिली तो प, वह और न, तो पौ धन अन क्या बन गया? पवन। पौ धन अन क्या बन गया? पवन हो गया। लास्ट हम उदाहरण देखते हैं, पौ धन अक। देखिए इसको ध्यान से, प के बाद में औ और क्या है? अक। औ के सामने ए है, औ के सामने ए है, असमान स्वर है तो क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ बनेगा। देख लीजिए, तो प में आ की मात्रा मिल गई तो क्या बन गया? पा। इसके बाद में देखिए हमारा वह, पीछे क्या है? क, तो पौ धन अक क्या बन गया? पावक। पौ धन अक क्या बन गया?
पावक हो गया, पौधन क्या बन गया, पावक हो गया। तो ये हमारे विभिन्न जो उदाहरण हैं वो आपके संधि के महत्वपूर्ण उदाहरण, हम लोगों ने उदाहरणों की चर्चा की इसमें। और मैं अब बात करता हूं इसमें संधि के जो विभिन्न उदाहरण बाकी हैं, जो भाग बाकी हैं, उनको हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।